नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रूबरू होंगे और वह टॉपिक है प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। इस टॉपिक में से सिविल सेवा परीक्षा जो होती है, अध्यापक भर्ती परीक्षा है, पटवारी ग्राम सेवक पीएसआई है, इन सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य आता है और यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इसको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं आज प्रस्तावना की। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। यह व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली है। यह व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का जो आधार है, प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे, वही प्रस्तावना का आधार है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव। मित्रों, आगे सुने। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और साथ ही कहा है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और साथ ही कहा है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इनके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। लेकिन पहले किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने। मित्रों, याद रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली व भविष्यफल कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली व भविष्यफल कहा है। क्या कहा है जी? भविष्यफल। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, चाबी एवं की कहा है। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, चाबी एवं की कहा है। आगे सुने मेरे मित्रों। 1960 के बेरूबारी में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। 1960 के बेरूबारी में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो याद रहे, 1960 के बेरूबारी बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन इसके 13 साल बाद में एक वाद और होता है, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में कहा गया प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। अर्थात केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। कब हुआ? 1973 में। केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। मित्रों, आपसे ये पूछा जाएगा किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है? बेरूबारी वाद में। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है? बेरूबारी वाद में। फिर आपसे कहेंगे किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? केशवानंद भारती वाद में, जो कब था? 1973 में।
इसमें ये भी शक्ति दी गई संसद को कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार 1973 के केशवानंद भारती बाद में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक संशोधन किया गया है। कब किया गया सुनिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपसे पूछ लेंगे मेरे मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए। मित्रों, ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है अति महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेकुलर। ध्यान रहे, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह है सरकार का कोई पंथ नहीं है, सरकार का कोई पंथ नहीं है, सरकार के लिए सभी पंथ समान है, सरकार किसी पंथ को बढ़ावा नहीं देगी। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है सरकार का कोई पंथ नहीं है, सरकार किसी पंथ को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार के लिए सभी पंथ समान है, सरकार के लिए सभी पंथ समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार किसी पंथ को नहीं मानती है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि सरकार किसी पंथ को नहीं मानती है। उन्हें सुन लीजिएगा, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है सरकार का कोई पंथ नहीं है, सरकार के लिए सभी पंथ समान है, सरकार किसी पंथ विशेष को बढ़ावा नहीं देगी, ये है अर्थ पंथ निरपेक्ष का। तो ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए। तो अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक संशोधन हुआ है। कितने संशोधन जी? एक। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। मेरे मित्रों, सुनना इस बात को ध्यान से, ये जो 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों से 3% बनने की संभावना होती है। तो देखिएगा, हम भारत के लोग, संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, पहली बात तो ये है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 2 बार, जो पहली ही लाइन में है, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को। पुनः सुनिए मेरे मित्रों, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 2 बार। आगे बढ़ते हैं, ये लोकतंत्रात्मक जो है, भारत की जो सरकार है इसकी विचारधारा, इसकी नीति लोकतंत्रात्मक होगी। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि भारत की सरकार लोकतंत्रात्मक है, भारत की सरकार लोकतंत्रात्मक है, इसका उल्लेख संविधान में कहां है? तो सिर्फ प्रस्तावना में है, इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। गणराज्य, गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, इसका उल्लेख सिर्फ कहां है? तो प्रस्तावना में है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है।
गणराज्य क्या होता है, सुनिए मेरे मित्रों। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। सबसे पहले हमें यह समझ लीजिएगा कि गणराज्य होता क्या है। अगर मैं ये कह दूं आपसे, अगर मैं ये कहूं आपसे कि स्वतंत्र भारत, तो हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से। या फिर मैं ये कहूं आपसे कि गणराज्य भारत में या भारत गणराज्य में, तो हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 से। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। गणराज्य से क्या तात्पर्य है? देश का सबसे जो बड़ा पद है वह वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता हो। देश का सबसे बड़ा पद जो है वह वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता हो। जिस देश में देश का जो सबसे बड़ा पद है वह वंशानुगत न होकर के निर्वाचित हो रहा है, तो वह क्या होगा? गणराज्य। भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर के कैसा है जी? निर्वाचित होता है। कैसा होता है जी? निर्वाचित। चाहे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, लेकिन ये तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, निर्वाचित होता है। जिस देश में देश का सबसे बड़ा पद निर्वाचित होता हो, क्या कहलाएगा वो? गणराज्य। तो भारत क्या है जी? गणराज्य है। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। क्योंकि याद रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये 26 जनवरी 1950 को कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 26 जनवरी 1950 को निर्वाचित हुए और कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इस दिन से ही भारत एक गणराज्य बन गया था। तो भारत गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक है। इन सब का उल्लेख सिर्फ प्रस्तावना में है, प्रस्तावना के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। दूसरी बात ये जान ली हमने जो है, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है प्रस्तावना में? 2 बार है। इसके अलावा ये भी सुन लीजिए मेरे मित्रों, प्रस्तावना में व्यक्ति शब्द 1 बार आया है। प्रस्तावना में व्यक्ति शब्द 1 बार आया है। प्रस्तावना में लोग शब्द 1 बार आया है। भारत शब्द 2 बार आ गया है। नागरिक शब्द 1 बार आया है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द कितनी बार आया है? 1 बार। व्यक्ति शब्द 1 बार, लोग शब्द 1 बार और भारत शब्द 2 बार। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? 3। कौन कौन सी न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पुनः सुनिए, प्रस्तावना में कितनी प्रकार का न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार की न्याय का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन मेरे मित्रों आपसे ये पूछ लिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त कहाँ है? तो अनुच्छेद 38 में। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है जिसमें अनुच्छेद 38 में आता है, मान लीजिएगा नीति निर्देशक तत्व जो है जो 36 से 51 तक चल रहे हैं, उसमें अनुच्छेद 38 है, उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। मेरा प्रश्न यह है यहाँ पे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय जो है उसका उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त कहाँ है? तो अनुच्छेद 38 में है। कहाँ है जी? अनुच्छेद 38 में। कई बार तो ये क्रम भी पूछ लेता है कि न्याय जो है प्रस्तावना में उसका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। इसके बाद में मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के जी? 5। जबकि स्वतंत्रता का उल्लेख जो है हमारे मौलिक अधिकार जो है उसका जो अनुच्छेद 19 है उसमें भी स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। सुनना मेरे मित्रों, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। जबकि अनुच्छेद 19 में हमारे को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की। आपसे पूछ लेंगे स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त कहाँ है? अनुच्छेद 19 में है। अब बात करते हैं मेरे मित्रों समानता। समानता प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता जो है और अवसर की समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब आपसे ये पूछेंगे, ये कहेंगे आपसे कि अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त कहाँ है? तो अनुच्छेद 16 में। अवसर की जो समानता है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 16 में भी। अनुच्छेद 16 जो हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, इसमें भी अवसर की समानता का उल्लेख है। अवसर की समानता का उल्लेख एक तो प्रस्तावना में है और एक कहाँ है? अनुच्छेद 16 में है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रस्तावना में ईस्वी सन 26 नवंबर 1949 के साथ साथ विक्रम संवत मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 का उल्लेख भी है। प्रस्तावना में ईस्वी सन 26 नवंबर 1949 के साथ साथ विक्रम संवत मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 का उल्लेख भी है। आगे सुनिए मेरे मित्रों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद, 15 नहीं जी, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। एक गहराई से डीपली प्रश्न यहाँ पे बनता है, भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू होता है? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू होता है? तो देखिएगा 26 नवंबर 1949 को। और ये बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। अनुच्छेद 394। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू होता है? 26 नवंबर 1949 को। कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। ये बात भी कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। मेरे मित्रों, अगर आपसे कोई ये कह दे कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, यह बात कहां लिखी हुई है? तो सिर्फ लिखी हुई है अनुच्छेद 394 में। याद रहे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। यह बात संविधान में कहां लिखी हुई है? तो सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 394 में। भारत का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है, यह बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्मित किया गया है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब आत्मनिर्मित किया गया, कब अधिनियमित किया गया, तो आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्मित। अगर ये तीन ही शब्द में से कोई सा भी शब्द आता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्मित किया गया है? 26 नवंबर 1949 को जो है। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को हम विधि दिवस भी मनाते हैं और संविधान दिवस भी मनाते हैं। विधि दिवस भी मनाते हैं और संविधान दिवस भी मनाते हैं। और सुनिए मेरे मित्रों, संविधान का जो आधार है वो क्या है? भारतीय जनता है। संविधान का जो आधार है भारतीय जनता है। और भारत में सुप्रीम कौन है?
न्यायपालिका सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है, या राष्ट्रपति सुप्रीम है, या संसद सुप्रीम है, तो याद रहे भारत में जनता सुप्रीम है। भारत में जनता सुप्रीम है और भारत के संविधान का जो आधार है वो भी क्या है जी, जनता है। भारतीय संविधान का आधार भी क्या है जी, जनता। और भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या है, वो किस सोच को लेकर के संविधान बना रहे थे, ये सब कहाँ मिलता है, प्रस्तावना में। भारत का संविधान कैसा है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना में। और भारतीय संविधान की शुरुआत भी किससे होती है, प्रस्तावना से। तो मेरे मित्रों, ये टॉपिक था प्रस्तावना। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।